हाँ जी बेटा। कोई ऐसा तो नहीं लास्ट क्लास में ना हो बच्चा कोई ऐसा। हाँ जी बेटा। मैंने स्टार्ट किया था केवल क्या क्या बताया था बेसिकली। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो 15-20 मिनट की क्लास थी, ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है बेटा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, बताया था किसी बच्चे ने, सही थी बात वो। तो थोड़ा और डिटेल में बात करें तो क्या बोला मैंने, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, it is a branch of physical science which deals with the study of matter, its physical and chemical properties, chemical composition, physical and chemical changes which it undergoes, and the energy changes accompanying these processes, and the energy change accompanying these processes। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में आपसे, कुछ ऐसी ही बात की थी ना बेटा पिछली क्लास में। हाँ जी, यहाँ पे आईएनजी कुछ लगाया था, यहाँ पे प्रोसेसेस बोला था बेटा, बस ये हमने पिछली क्लास में डील किया। उसके बाद हमने बताया कि इसकी कितनी ब्रांचेज हैं। तो मेनली इसकी 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, फिर उसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब कुछ ही पढ़ते हैं वैसे मेनली, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये बात सही है। उसके अलावा लास्ट मैंने बताया अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बेटा, वेरियस लॉज पढ़ते हैं विच गवर्न क्या बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो ये हमने बात की थी बेटा, होपफुली आपको वो बात भी समझ में आ रही होगी बेटा। हाँ जी आगे बढ़े बेटा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है बेटा, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोला बेटा मैंने, स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ लॉज गवर्निंग बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद मैटर की क्लासिफिकेशन शुरू की थी, उसको हम बिल्कुल ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे बेटा। ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअल में। हाँ जी बेटा, ध्यान दो जरा, ध्यान दो। हाँ बेटा, मैटर क्या है बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है बेटा, इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम है। अरे समझ पा रहे हो बात ये, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये बात ठीक है ना। तो मैटर को हम दो भागों में, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, विच आर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन हुई। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर है, ये सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैसियस हो सकती है, प्लाज्मा भी बोला था मैंने, प्लाज्मा भी हो सकती है, लेकिन हमारे काम की नहीं है, 11th-12th में इतना नहीं पढ़ना हमें। समझ पा रहे हो, यही 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर ही हमें डील करनी है। इसलिए प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और जो भी होती है फर्मी आयोनिक कंडेंसेट, इनके बारे में हमने कोई बात नहीं करी है। ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक मैटर जो है ना, या तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है, या फिर वो मिक्सचर हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है बेटा, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, बताओ क्या है ये, कुछ अगर नहीं गिवन है तो प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हमने इसको बोल दिया टैप वाटर, तो टैप वाटर तो बेटा एक मिक्सचर बन चुका होता है। ये बात आपको समझ में आई। अरे बताओ बेटा, बेटा बोलना सीखो। यस सर बोलने से ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं।
कुछ चीजें ऐसी भी होती है बेटा जिनमें आप बोर हो जाओगे अदरवाइज। तो अगर रेस्पॉन्स करते रहोगे तो आपको इन अभी 11 9 10th की तुलना में बहुत ज्यादा क्लासेज होंगी अभी, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। आगे बढ़े, हाँ वेरी गुड। तो प्योर सब्सटेंस को हम या तो एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं या फिर कंपाउंड्स की कैटेगरी में। क्या आपको एलिमेंट्स का आइडिया है बेटा? एलिमेंट्स, हाँ, जिन स्पीसीज में केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्स कहते हैं। तो बताओ मुझे, जो H2O लिखा था मैंने, क्या वो एलिमेंट है? सही बताओ, क्या वो एलिमेंट है? अरे बता दो यार, क्या वो एलिमेंट है? लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं O2 तो ये एक एलिमेंट है। ये O2 एक एलिमेंट है बेटा। यहां पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रह सकता है। बहुत से बच्चे ऐसा मान सकते हैं एटम इक्वल्स टू मोलिक्यूल, या सॉरी एटम्स इक्वल्स टू एलिमेंट। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। अगर मैं O की बात करूं तो क्या ये एलिमेंट है? यस, ये एटम भी है और एलिमेंट भी है। क्या O3 भी एलिमेंट है? यस। क्या P4 भी एलिमेंट है? क्या S6 भी एलिमेंट है? अरे बोलते रहो यार। क्या S8 भी एलिमेंट है? अरे सही बोलो भाई, क्या एलिमेंट है S8? ओके बेटा। अब किसी एलिमेंट में जितने एटम होते हैं, क्या बोला मैंने? किसी एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस नंबर को बोलते हैं कौन सी सिटी? हाँ, एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। तो ये एक टर्म हम लेटर ऑन डील कर लेंगे बेटा। तो आप बताओ एलिमेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है बेटा? substances which are made up of same type of atoms, these elements may also be classified as metal, metalloid और नॉन मेटल बच्चों, है ना। कंपाउंड्स में भी क्लासिफाइड। कंपाउंड्स में से होते क्या है? कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स मिले, जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, उनको क्या बोला जाएगा? कंपाउंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जल्दी बोलो यार। हाँ, कंपाउंड बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने वाटर लिखा, तो क्या ये कंपाउंड है? यस। मैंने लिखा C4H10, क्या ये कंपाउंड है? यस। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो भी बचा वो इनऑर्गेनिक। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं CCl4 को बोलूं, बताओ क्या ये कंपाउंड है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अगर CH4 से आपने हाइड्रोजन हटाना शुरू कर दिया और तब ये बना CCl4, तो ये एक डेरिवेटिव है। समझ रहे हो बात ये? लेकिन अगर मैं यहां NaCl ले लूं तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बता दो यार। ओके बेटा, खाना खा लिया ना आपने, इसीलिए जोर से बुलवा रहा हूं आपको। हाँ जी, थोड़ा पच जाएगा। हाँ जी, कंपाउंड में क्या बोला? कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स। मैंने बोला मोर देन वन एलिमेंट, बात एक ही है। इन अ डेफिनिट रेशियो बाय ऑफ मास, या फिर इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे वाटर अगर है तो डजेंट मैटर आपने कहां से वो वाटर लिया है, समझ रहे हो ना। आपने वो वाटर यहाँ स्कूल से लिया है, या आपने घर से भर के लाए थे वो वाटर। अगर फॉर्मूले की बात करें तो H2O ही होगा। क्या होगा वो? H2O ही होगा। यस और नो? तो उसके बारे में आप ये समझ लो। अगर H2O की बात करें बेटा, तो अगर मैं एटम्स की टर्म्स में बात करूं तो रेशियो 2:1 होगा। लेकिन अगर मास की टर्म्स में बात करूं
तो दो हाइड्रोजन का मास 2 और एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हो जाएगा 1:8। तो मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होने वाला है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात। कंपाउंड्स को हम फर्दर दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो आपको पता है ऑर्गेनिक क्या होते हैं बेसिकली, हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर, और इनऑर्गेनिक बाकी सब जो भी बचे। मिक्सचर पे आ जाते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हो गया, अब उसके बाद मिक्सचर्स पे। मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। समझ पा रहे हो? क्या बाय डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट? नो, इन एनी रेशियो। इन एनी रेशियो, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होती है ये बात। तो ये क्या होता है बेटा? मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? और सुनो बेटा, एक बात बताओ, जैसे मान लो अभी गर्मी पड़ रही है ना, आपका मन हुआ घर पे जाके नींबू पानी पीने का। बताओ नींबू पानी जो बनेगा वो बताओ, वो एक प्योर एलिमेंट है या फिर वो मिक्सचर है? प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर? मिक्सचर। समझ रहे हो? अब मान लो आपको कल फिर गर्मी लगेगी, कल फिर नींबू पानी पियोगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आज आपको थोड़ा नींबू पानी ज्यादा मीठा लगे, कल थोड़ा कम मीठा लगे। इट इज वेरी प्रोबेबल, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो आज भी नींबू पानी ही था और वो कल भी नींबू पानी ही रहेगा। तो बेसिकली ये नींबू पानी क्या बना बेटा? एक मिक्सचर बना। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मतलब पॉइंट ये है कि जो वहां पे हम चीजें मिक्स करते हैं उनका रेशियो फिक्स होना जरूरी नहीं है। यस और नो? जैसे मान लो जो मिल्क होता है, मिल्क एंड वाटर का हमने मिक्सचर बनाया, ठीक है। अब उसमें मिल्क की क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। अरे यस और नो? एक मिल्क में वाटर मिलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हाँ दूध पी रहे हैं। एक ऐसा ऐसा मिक्सचर बना, आपको लग रहा है पानी पी रहे हैं। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है दे बीइंग सेम। मैं मेरी बात समझ पा रहे हो ना बेटा आप? पानी, पानी और जो दूध है उसका आपने मिक्सचर बनाया, समझ रहे हो ना? तो उनके रेशियो अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? जो कंपोनेंट्स हैं उनके रेशियो अलग अलग होना पॉसिबल है, लेकिन आप उसको दोनों ही केसेस में क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? उनको हर केस में आप मिक्सचर बोलेंगे। तो मिक्सचर को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का क्या मतलब है? मान लो आपने यहां पे कंटेनर लिया बेटा और इसमें कोई मिक्सचर भर लिया बेटा। अब आपने यहां से सपोज 5 ml लिया और यहां से भी 5 ml लिया। अगर इस 5 ml का एग्जैक्ट कंपोजिशन सेम हो जाए तो ये होमोजीनस मिक्सचर होगा। समझ गए बात? ये जो 5 ml यहां पे था, सपोज उसमें 4 ml वाटर था और 1 ml मिल्क था सपोज ये, और यहां पे भी क्या है बेटा? 4 ml वाटर और 1 ml क्या है बेटा? मिल्क। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर होगा। इसको बोलते हैं हैविंग सेम फेज। मतलब जो फेज यहां पे थी बेटा वही फेज यहां पे थी। तो मतलब होमोजीनस मिक्सचर्स आर दोज विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ये बात आप समझ रहे हो? आपने अगर बराबर अमाउंट लिया मिक्सचर के दो अलग अलग सेगमेंट से, तो जो उसमें कंपोनेंट्स होंगे दे शुड बी सेम। तो उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजीनस मिक्सचर।
अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, देन द मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनस। जैसे मान लो आपने रेत मिला दी पानी में, आपको मिट्टी खानी है ना, ऐसे मान लो। तो मैं ये बता रहा हूं बेटा, मान लो ये पानी है बेटा और ये रेत है, यहां से उठाया बेटा। मैं आपको बताऊं, इन जनरल जो टैप वाटर होता है उसमें थोड़ा बहुत रेत रहती है नीचे, यस और नो। लेकिन जो टैप के थ्रू पानी आता है उसमें नॉर्मली आपको रेत नहीं दिखती, लेकिन कभी टैप खोल के उसमें घुसना सफाई के लिए, तब आपको पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां से आप 5 ml लेते हो तो रेत ज्यादा मिल रही है आपको, और यहां से अगर 5 ml लोगे तो वाटर ही वाटर है इनफैक्ट। तो इस तरीके के मिक्सचर को क्या बोलेंगे आप? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये बात आपको समझ में आ रही है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म मिक्सिंग, मतलब दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दे हैव व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जल्दी से इस क्लासिफिकेशन को नोट कर लो बेटा। ऐसा नहीं सर ये तो जो आपने लिखा था सब हटा दिया, अभी आगे चल के इनको एक एक करके डील करना है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि सर 4 हाइड्रोजन को हटा के 2 ऑक्सीजन लगा दिए। डेरिवेटिव कैसे बना बताओ? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन कैसे लगाओगे आप? हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन इज बाईवेलेंट। हाँ 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 वही बात है, हाँ इनऑर्गेनिक ही बोलेंगे बेटा उसको, ठीक है। अब आप एक दूसरी बात समझो ना, कार्बन इनऑर्गेनिक है, उसको बर्न करके बना लो, CO2 बन जाएगा। ये है। हाँ जी। हाँ हेट्रोजीनस हो गया फिर तो वो सेम है, हाँ 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 हाँ। बेटा कंपोजिशन की बात है ना, इसका मतलब क्या है? ऐसा होगा ही नहीं ना वैसे। वाटर और जो वाटर और मिल्क का मिक्सचर होता है वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा होमोजीनस ही होता है। हाँ जी। होगा नहीं ना ऐसे। मिक्सचर, मिक्सचर होमोजीनस है ना। हाँ जी हाँ जी। वो होमोजीनस ही इसलिए क्योंकि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मिला है। अगर आपकी बात सही होती तो वाटर और मिल्क का मिक्सचर होमोजीनस होता ही ना, वो हेट्रोजीनस होता। जल्दी जल्दी लिखो बेटा इन चीजों को। कुछ सिंपल सी बातें हैं बेटा, उनको फॉलो करके आप जो पूरा बैच है वो मास सिलेक्शन की तरफ जा सकता है, मतलब बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है। समझ रहे हो? वो क्या क्या बातें हैं, डेली का होमवर्क डेली करो। समझ रहे हो? ऐसा शुरू शुरू में लगता है हाजिर हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार होमवर्क बढ़ जाता है। तो तो बच्चे क्या करने लगते हैं कि कोई सब्जेक्ट का होमवर्क कर लिया, किसी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया। उस चीज से बचना है। अगर आपको 1 घंटा नींद कम लेके भी आना पड़े ना, आप होमवर्क करके आना, अगर ऐसा किस दिन हो जाता है। ये बात समझ रहे हो? एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ओनेस्ट रहना है। ओनेस्टी में क्या है, जैसे मान लो एग्जाम चलेंगे आपके, कई बार आपको मौका मिल सकता है पड़ोसी से टीप लो, आपको उस चीज से बचना है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आपके उस गिवन टेस्ट में मान लो मार्क्स ज्यादा आ गए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा फाइनली? उसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही रहेगा। कहीं ना कहीं आपको अगले एग्जाम में भी एक होप रहेगी
वैसे कैमरे लगे हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर देखना वो बच्चा कर लेता है, लेकिन उससे फायदा आपका नहीं होने वाला है। जो यहाँ पे ये मॉक टेस्ट होते हैं, इनके मार्क्स कहीं काउंट तो होंगे नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? बेसिकली जो मॉक टेस्ट है ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? मैं आपको बताता हूं, एक हमने बैच पढ़ाया था उसमें 15 स्टूडेंट थे उस टाइम, ठीक है, और वहां पे कभी भी टीचर को ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो उनको टेस्ट दिया, किसी को भी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती थी, मतलब वो इतने ऑनेस्ट थे, अलग अलग बैठ जाते थे अपना और अपना टेस्ट करके, और उनको ये भी हम बता देते कि मान लो आंसर की दे दी तो वो अपने करेक्ट मार्क्स भी बता देते कि सर इतने, मतलब आपको पता है ना कि अगर करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन किया है किसी ने, अगर किसी ने करेक्ट क्वेश्चन किया है तो उसके लिए आपको +4 मार्क मिलेंगे। हाँ जी। और अगर इनकरेक्ट किया है तो -1। तो वो इस तरीके से अपने करेक्ट मार्क्स भी जोड़ के बता देते थे। तो थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है, ये तो आपसे नहीं करवाएंगे वैसे हम। समझ पा रहे हो बात ये? नकल नहीं करनी है बिल्कुल भी, कसम खा लो इस बात की, आईआईटी की कसम खा लो आप, ताका झाकी नहीं करेंगे। हाँ जी बेटा, बढ़े आगे, जल्दी जल्दी लिख दो इसको यार, क्या है, आसानी तो है। आपके लिए जो फर्स्ट वीक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अब से पहले आप इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए नहीं पढ़ाए गए थे। लेकिन एक बात और भी बताऊं आपको, मान लो यहाँ पे 7 आवर्स की आपको टीचिंग कराई जाएगी, तो अगर आप कहीं और भी पढ़ते हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, तो उसमें बेटा 6 आवर्स की वहीं पे भी टीचिंग रहती है, नॉर्मल स्कूल, फिर 3 से 4 घंटे, फिर उसके अलावा ट्रेवलिंग बार बार कहीं दूसरी जगह जाना, तो उससे बहुत कम है ये। उसमें अब नुकसान क्या है, वो 6 टीचर भी आपको पीसीएम पढ़ाएंगे, वो जो आप बाहर जा रहे हैं वो भी आपको पीसीएम पढ़ाएंगे, तो दो अलग अलग टीचर जब आपको पीसीएम पढ़ाएंगे तो फिर उनकी बातें फ्लक्चुएट होंगी कहीं ना कहीं, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, आपको फिर दोनों के नोट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे अलग से, उनका होमवर्क भी अलग अलग होगा, तो वो डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो फिर आपके पास क्या रहता है, आप कहीं ना किसी एक को प्रिफरेंस देने लगते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सपोज आपको 7 आवर्स के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, हर हर बैच में पढ़ाऊंगा। समझ पा रहे हो आप ये बात? तो वो चीज का एडवांटेज बहुत है, मल्टीपल टीचर्स। अगर आपको मान लो सेम ही सेगमेंट अलग अलग टीचर से पढ़ने को मिल जाए, जैसे सपोज पीरियोडिक टेबल आपको दो टीचर ने पढ़ा दिया, तो आपको दिक्कत होगी। समझ रहे हो? अब आप फिर उन दोनों को कंपेयर भी करोगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो ये अच्छी चीज है आपके लिए। हाँ जी बेटा, बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा अब। चलो खैर, हाँ, तो ये है बेटा फिजिकल सब्सटेंसेस। बेसिकली जो हमने कैटेगरी कराई थी, अब उसको एक एक करके डील करते हैं। तो मैटर की सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या थी? फिजिकल स्टेट के आधार पे क्या थी फिजिकल क्लासिफिकेशन? हाँ जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। तो ये टेबल देखो आप, देखो कितना सही रिप्रेजेंटेशन है, 3 टाइप्स। हाँ जी बेटा, फिजिकल सब्सटेंसेस के आधार पे हम मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर पा रहे हैं बेटा। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। बेटा अगर मैं पार्टिकल डिस्टेंस के आधार पे बात करता हूं, पार्टिकल डिस्टेंस, ये जो आप बनाते थे ये सॉलिड हो जाता था, याद है? एक कंटेनर में ऐसे बना देते थे आप, फिर इनको थोड़ा दूर दूर बना देते थे। हाँ जी बेटा, थोड़ा दूर दूर, तो ये क्या हो गए भाई? लिक्विड। और इनको खूब दूर बना दो,
ये क्या हो गए, गैसियस। तो आप मुझे बताना, दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताओ, कहां पे मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम। मिनिमम इन सॉलिड्स, मैक्सिमम इन गैसेज एंड मॉडरेट इन लिक्विड्स। बताओ ये बात आपको समझ में आई क्या? बताओ बेटा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी आप इस टर्म को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हम डिफाइन कर सकते हैं कि गैसेज क्या होंगी, लिक्विड्स क्या होंगे और सॉलिड्स क्या होंगे, जिनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम, वो क्या होंगे बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम, तो उनको क्या बोलेंगे? गैसेज। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम, उनको क्या बोलेंगे? सॉलिड्स। और अगर मॉडरेट है तो लिक्विड। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। अब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते थे हम, एक और बढ़ा ले बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ। हाँ जी बेटा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में मैक्सिमम, लिक्विड्स में मॉडरेट और गैसेज में क्या बेटा? अरे बताओ यार। हाँ, मिनिमम। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, चलो एक काम करते हैं। आपको पता है व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। चलो हमने क्या लिए, तीन कंपाउंड्स लिए जिनका मास सेम है, समझ रहे हो? जिनका मास क्या है, सेम। एक सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड में और एक गैस स्टेट में। आपसे मेरा सवाल, पार्टिकल डिस्टेंस कहां पे ज्यादा है बताओ पहले तो? गैस में। तो पार्टिकल डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा बेटा। अरे बोलो यार, वॉल्यूम भी तो मैक्सिमम होगा। नहीं समझे? अरे डिस्टेंस बढ़ने से वॉल्यूम भी तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अगर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी तो दे विल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर ये टर्म मैक्सिमम हो गया तो ये टर्म बताओ क्या हो जाएगी? मिनिमम। आपको ये बात पता ही होगी, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो वैल्यू मिनिमम आएगी। हाँ, क्या बोल रहे हो? मिनिमम आएगी। ये बात आपको समझ में आई? डेंसिटी। हाँ जी बेटा, डेंसिटी समझ में आई क्या? मैक्सिमम, मॉडरेट, मिनिमम। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम बताओ बेटा। वॉल्यूम अभी बता दिया मैंने, पार्टिकल डिस्टेंस के आधार पे तो है। तो वॉल्यूम मिनिमम, मॉडरेट एंड मैक्सिमम। लेकिन वॉल्यूम के बारे में एक बात खास है, मैं मिनिमम के साथ साथ इट इज फिक्स्ड। हाँ जी बेटा, वॉल्यूम आप समझ पा रहे हो ना? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड। लेकिन गैसेज का वॉल्यूम क्या होता है? नॉट फिक्स्ड। अगर आपने किसी गैस को एक बोतल में रखा, सपोज 1 लीटर की बोतल में भर लिया, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? जो उसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम, तो 1 लीटर। अब आपने इस इस बोतल से में जो गैस भरी थी उसको पूरे कमरे में एक्सपोजर दे दिया, पूरे कमरे में फैला दिया, तो जो इस कमरे का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। तो बताओ क्या फिक्स होगी? नॉट फिक्स्ड। तो आपको एक सेंटेंस याद आ गया होगा, गैस इज नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। याद आया ना कुछ ऐसा भी? उसके बाद अगर शेप की बात करें तो सॉलिड तो बेटा, आप एक बात बताओ, मान लो आपने एक
ये NaCl का क्रिस्टल बना दिया बेटा मैंने। इसको आप चाहे ग्लास में रखो, चाहे आप इसको एक कटोरी में रखो, है कि नहीं, या फिर आप इसको थाली प्लेट किसी में भी रखो, इसका तो इसकी शेप तो ऐसी रहने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। तो इसकी डेफिनिट शेप होती है बेटा। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, सपोज आपने 5 ml लिक्विड लिया, 5 ml वाटर, 5 ml वाटर को आपने एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया, तो उस वाटर की शेप कैसी हो गई, टेस्ट ट्यूब के जैसी। अरे समझ रहे हो बात, ये आपने उस टेस्ट ट्यूब से उसको बीकर में डाल दिया, अब उसकी शेप क्या हो जाएगी, बीकर में, बीकर जैसी, है कि नहीं, वॉल्यूम लेकिन सेम ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर आपने उस बीकर से सपोज उसको डाल दिया किसी कटोरी में, तो किसके जैसी हो गई शेप, कटोरी जैसी। बाल्टी में डाल दो 5 ml पानी, पता भी नहीं चलेगा वैसे तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बकेट की शेप भी ले चुका होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा। तो शेप की बात करें तो सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, बट गैसेज हैव इनडेफिनिट शेप। गैसेज हैव इनडेफिनिट शेप, यहाँ पे भी इनडेफिनिट शेप, यहाँ पे भी इनडेफिनिट शेप। ये बात आपको समझ में आई। और जो लास्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी हमने डील कर लिया है। तो आप प्लीज ये सारी बातें नोट कर लो बेटा। ये टेबुलर फॉर्म में ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत कम जगह में आ जाती है, तो जल्दी इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 4 हाइड्रोजन हटा के 4 क्लोरीन लगा दे। अब पता लग जाएगा विद टाइम, ठीक है। हाँ जी, जी जी। हाँ बेटा क्या हुआ, डन, सही बताओ। ओके ओके, दिखाना नोटबुक, दिखाना ऐसे ही मुचड़ू मुचड़ू तो नहीं कर रहे। अरे सही से लिख रहे हो, ठीक है ऐसे लिखो। हाँ, तुमने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है, 4, हमने 5 लिखी है देखो। हाँ जी बेटा, समझ में आ रही है कुछ बातें आपको। आसान चीजें मैंने पहले ही बोला है, आसान आसान चीजें हैं नहीं। लिख लिया बेटा आपने, ओके ओके, बढ़े आगे बेटा। बहुत ही ज्यादा आसान है चीजें आ रही है। इसको तो जल्दी निपटा लेना चाहिए नहीं, बढ़े आगे। एटोमिसिटी बताओ क्या होती है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी लिखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल, यू में से। हाँ जी बेटा, देखो कितनी बढ़िया बात। जैसे एस8 की एटोमिसिटी बताओ कितनी होगी, 8। एसी8 की बताओ 8। टी8 की बताओ, लेकिन पोलोनियम की कितनी है, N2 की कितनी है, O2 की कितनी है, H2 की कितनी है। ये जो X2 लिखा है, X को हम नॉर्मली बोलते हैं हेलोजन, क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। और क्या किस तरीके से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फोर्स ऑफ सीबीआई याद रख सकते हो, फोर्स ऑफ सीबीआई। ऐसी सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हो आप, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स है। P4 में बताओ बेटा, 4 हो जाएंगे P4 में। AS4 में बताओ, SB4 में, बिस्मत में, समझ जाओगे ना यार।
अरे कर लोगे ये चीज, जल्दी नोट करो बेटा। इन जनरल इसको मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं, अगर कभी कंपाउंड जरूरत पड़े तो यूज कर ही सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है बेटा। कभी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन हो तो वो भी बताया जा सकता है। तो लिख लो जल्दी से बेटा एटॉमिसिटी के बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में लिख लो जल्दी। लिख लो बेटा जल्दी। नजर आ रहा है बेटा ये सब? अगर जगह होती है ना इधर बैठने की बजाय इधर बैठो, दूसरी रो में बैठ जाओ चाहे, है ना, वो ज्यादा सही रहता है। जल्दी नोट करो बेटा। साइलेंस। बेटा एक रूल बना देते हैं क्लास का, जो भी बोलेगा ना, जो भी बात करेगा, जब उसको ये रियलाइज हो जाए उसने बात किए, खड़ा हो जाएगा अपने आप ही। है ये क्या हंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको बुरी लगेगी, ठीक है ना। आप अपने आप खड़े हो जाना जो भी बात करेगा क्लास में। बढ़े आगे। चलो, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये जानते हो आप? मेटल्स के तो एग्जाम्पल पता ही है हमें, नॉन मेटल्स ये थोड़े मतलब लिमिटेड होते हैं इसलिए बताया जा रहा है। मेटल्स तो बेटा नियरली 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, सॉरी मेटल्स एक्चुअली। आउट ऑफ टोटल टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नियरली 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो हम नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को जरूर बता सकते हैं। वैसे आपको मेटल्स का आइडिया खूब रहता है पहले से ही। तो बताओ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स में क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, ये क्या क्या चल रहा है ये। हाँ जी हाँ ठीक है। लिक्विड क्या है बेटा? लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, ये बात आप सभी को पता है क्या? नॉन मेटल्स मोस्टली कैसी होती है बेटा? गैसियस फॉर्म में रहती है, पता है आपको ये बात? जैसे अभी मैंने आपको हेलोजन्स बताए, F2 Cl2 Br2I2, तो इसमें पहली जो दो हैं वो होती है गैसेज, Br2 इज लिक्विड और I2 इज सॉलिड। ये बात काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ठीक है, ये फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए आपको। तो लिक्विड में ब्रोमीन गैस क्या क्या है बेटा? N2O2H2, देखो Cl2F2 आ गए जो हमने अभी बताया आपको। उसके अलावा ऑल नोबल गैसेज, नोबल गैसेज आपको पता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम राइट वाला सेगमेंट है, जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम, उसको क्या बोलते हैं बेटा? नोबल गैसेज। N2O2H2 शायद सभी को पता होगा, H2 गैस होती है, O2 गैस होती है और N2 भी गैस होती है। इसके अलावा ओजोन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है ऑक्सीजन की। ये भी तो ऑक्सीजन की एक फॉर्म है बेटा, लेकिन O2 ज्यादा स्टेबल है बेटा, इसलिए O2 लिखा हुआ है। लेकिन O3 भी एक एलिमेंट है जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन O2 और O3 में विच डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? O2। ये बात आपको समझ में आ रही है? उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सॉलिड में कौन कौन से होंगे? फॉस्फोरस जिस विच एग्जिस्ट एज P4, सल्फर,
नॉर्मली S8 होता है, कभी कभी S6 भी होता है, और आयोडीन I2। तो देखो ये I2 मैंने पहले ही बता दिया था। सल्फर फोस्फोरस सभी को पता ही रहता है आई गेस कि दे आर सॉलिड्स। ये बातें समझ में आ रही है बेटा आपको? बताओ। तो ये कुछ सेलेक्टेड नॉन मेटल्स हैं जिनको फिजिकल स्टेट के साथ जिनकी जानकारी होनी हमें जरूरी है ना। तो बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन इन बेसिक बातों में एक आध बात ऐसी निकल के आ रही होगी जो आपको नहीं पता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको इनमें से 100% बातें नहीं पता होंगी। क्लियर है बेटा बात ये? तो आप इन चीजों को लिखो बेटा, एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। जल्दी लिखो। लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है बेटा? लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, सॉलिड नॉन मेटल आयोडीन और सल्फर फोस्फोरस, और गैसियस नॉन मेटल बाकी सब, जैसे F2, Cl2, H2, O2N2। ओजोन भी एक क्या है? नॉन मेटल है, और ये भी गैसियस फॉर्म में है। इसके अलावा ये इनको आप बोल सकते हैं मोनो एटोमिक गैसेज। क्या बोल सकते हैं नोबल गैसेज को? मोनो एटोमिक गैसेज। क्यों बेटा? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इनकी एटोमिसिटी 1 है। मोनो एटोमिक का क्या मतलब होता है? एटोमिसिटी 1। बाकी सभी की एटोमिसिटी कितनी है बेटा? 2 और 3, या 2 और मोर, या मोर देन 1। आप चेक कर पा रहे हो बेटा? यहां पे बोरोन भी लिख सकते हैं, लेकिन बोरोन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगर एनसीईआरटी की माने तो वो तो बोलती है नॉन मेटल, लेकिन बोरोन को ज्यादातर बुक्स में मेटलोइड गिवन है। आपको भी शायद मेटलोइड ही पता होगा, लेकिन 11th-12th की एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। ये एनसीईआरटी क्लास 11th का स्टेटमेंट है। समझ पा रहे हो? तो अगर नॉन मेटल मानना चाह रहे हो, रख दो यहीं पे, B12 की फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आप मेटलोइड मानना चाहते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे मेटलोइड्स के एग्जाम्पल में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं बोरोन। और बोरोन B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन भी हो सकता है। क्यों बेटा? डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन ही तो है। तो ये भी नॉन मेटल ही है बेटा, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने ये भी नहीं बोला कि ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये ध्यान रख लेना, ये 11th एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? बोरोन नॉन मेटल। हमने जो लिखा है वैसे उसको मेटलोइड में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है हमें जेई मेंस लेवल तक। क्लियर है ना? जल्दी आप इसको नोट करो। लिख लिया होगा? देखो बेटा, कहीं से आवाज सी आई मुझे, कोई खड़ा नहीं हुआ अभी। हाँ बेटा, कौन बोला था? आगे बढ़ जाए बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आसान है यार। अब मेटल्स तो बहुत सारी हैं, तो उसके कितने ही एग्जाम्पल लिखेंगे? नॉन मेटल्स को तो हमने बहुत सारी को कवर कर लिया यहीं पे। अब मेटल्स कितनी कवर करेंगे? तो सबसे बढ़िया लिमिटेड एग्जाम्पल्स के साथ डील करें। हाँ जी बेटा, तो लिक्विड मेटल कौन सी होती है? मरकरी। अच्छा एक बात और बताओ, दो ऐसी मेटल्स हैं जो थोड़ा रूम टेम्परेचर से ऊपर आते ही क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। गैलियम एंड सीजियम। ऐसा बोलते हैं कि पाम पे अगर आप गैलियम को रखेंगे, सीजियम मत रखना, बहुत रिएक्टिव है। आपके हाथ में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, पता चल रहा है वहीं से H2 निकलनी शुरू हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं? सीजियम इज हाईली रिएक्टिव। लेकिन गैलियम को अगर पाम पे रखते हैं, गैलियम को अगर पाम पे रखते हैं
तो ये बेटा मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? लिक्विड मेटल मरकरी, सॉलिड आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारी। हाँ जी बेटा आगे बढ़े। अभी रुको जरा एक मिनट, अभी कुछ और बता देता हूं मैं। हाँ जी बेटा, सीजियम एंड गैलियम वैसे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट लिक्विड्स एट टेम्परेचर slightly higher than room temperature. रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं बेटा, और ये लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करती हैं। ये बात आप समझ लो और लिख लो। है जी? हाँ जी हाँ जी। सीजियम रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी मेटल्स बेटा? सीजियम एंड गैलियम। एक बात गैलियम को देख के फिर से याद आ गई, गैलियम को और वाटर को देख के याद आ गई। हमने बताया डेंसिटी, डेंसिटी नॉर्मली क्या बताया मैंने? सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड से, फॉलोड बाय गैसेज। लेकिन इन दोनों के लिए जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड फेज में लिक्विड की ज्यादा होती है। ये क्या कह गए आप सर? ये बात आप समझ रहे हो ना? अगर मैं वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड की बात करता हूं तो बताओ किसकी डेंसिटी कम है? वाटर सॉलिड की डेंसिटी कम होती है। ये बात पता है आपको? दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर डेंसिटी कम है आइस की तभी तो हल्की है वो, तभी तो वो फ्लोट करती है वाटर पे। समझ रहे हो? तो एक ऐसा एलिमेंट और भी मैंने आपको बताया, वो कौन सा है? गैलियम। समझ पा रहे हो? गैलियम भी लिक्विड स्टेट में ज्यादा डेंसिटी शो करता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। सीजियम के साथ नहीं होता। समझ गए बेटा ये बात? ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इस बात को भी आप। बेटा आवाज सी आ रही है, मैं कह रहा हूं यार, आप तो भाई ऑनेस्ट नहीं हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो बेटा। हाँ जी बेटा, ये कर लोगे आप? हो गया बेटा? हाँ जी, डेंसिटी बता दो एक बार फिर से। मास अपॉन वॉल्यूम छोड़ दो। अब जो बताया मैंने गैलियम के लिए, गैलियम के लिए डेंसिटी की क्या बात बताई मैंने? कि इसकी लिक्विड स्टेट की डेंसिटी सॉलिड स्टेट से ज्यादा होती है। सेम इज द केस ऑफ वाटर। बढ़े बेटा आगे। बेटा नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं आपको, ऐसे बनाने हैं ताकि पढ़ने का मन करे। ये साइकोलॉजिकल भी होता है थोड़ा बहुत। जो कैजुअल नोट्स बनाते हैं वो अक्सर कम पढ़ते हैं नोट्स को, इसीलिए वो कैजुअल भी बना रहे हैं। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े क्या? यार बोल ही नहीं रहे, कहाँ गए तुम? पच गया खाना तुम्हारा? अरे बहुत जल्दी पच गया यार। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स देखो मैंने जो बताया आपको, बोरोन को मैंने यहीं पे रखा है। एलिमेंट्स विच शो बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। सिलिकॉन ठीक है, आर्सेनिक ठीक है, एंटीमनी ठीक है, जर्मेनियम ठीक है, टेलुरियम पोलोनियम में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बोरोन को एनसीईआरटी के हिसाब से क्या माना गया है बेटा? एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। अगेन यहां पे लिख लो बेटा 11th क्लास की एनसीईआरटी का सेंटेंस।
बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, ये लिख लो बेटा आप, बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। तो क्या होते हैं मेटलोइड्स? मेटलोइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, सेमी मेटल्स, दे आर नाइदर मेटल्स नोर नॉन मेटल्स, ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, एंड हेंस दे आर सेड टू बी सेमी मेटल्स और मेटलोइड्स, सेमी मेटल्स और मेटलोइड्स इनको बोला जाता है भाई। आगे बढ़े क्या भाई? बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो यार तुम। लिख लिया और फिर क्यों बोल रहे हो कि सर एक सेकेंड? आगे बढ़ जाए भाई। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं बताओ बेटा? कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। तो दे ऐसा मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, या सिंपली कह सकते हो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, है ना? ऐसा बोल सकते हो कि नहीं? यार कहाँ से आवाज सी आ रही है? मुझे पता है बच्चे बच्चे हो, आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। गेट बंद रखो, बाहर से आ रही होगी। मेड अप ऑफ मोर देन वन, मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जैसे H2O के लिए क्या क्या नाम हो सकते हैं? H2O के आपको पता है बहुत सारे नाम होते हैं H2O के। हाँ, वाटर और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, और बताओ भाई, बस हो गया? अरे इतना पॉपुलर है बेटा, डेली 5-10 बार पीते हो तो 5-10 नाम तो बताओ। हाइड्रा, बेटा डिहाइड्रेशन तो नहीं बोल रहा कोई? अरे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की कमी होना, तो हाइड्रा मतलब वाटर के लिए होता है। और बताओ। एक्वा, एक्वा गार्ड, एक्वा प्योर, हेमा मालिनी। हाँ जी बेटा, एक्वा समझ रहे हो कि नहीं? आगे बढ़े। ऑक्सीडेन, जो भी हाइड्राइड्स होते हैं उनका जनरल जो तरीका है लिखने का वो ये अलाउड है कि आप उनके लिए जो भी रूट वर्ड यूज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीड, उसमें एन लगा दो। क्या बोला मैंने? हाइड्राइड्स समझते हो ना क्या होते हैं हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स की जनरल नेमिंग होती है, उनका जनरल सफिक्स क्या होता है बेटा? एन। हाइड्राइड्स का जनरल सफिक्स क्या होता है बेटा? एन। तो हाइड्राइड समझ में आ गया ना? अरे किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड इज हाइड्राइड। अरे नहीं समझे आप ये? व्हाट आर हाइड्राइड्स? किसी का नहीं, किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, मेरा थोड़ी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, समझ रहे हो ना? किसी एलिमेंट का, मैं ये टर्म्स इसीलिए क्लियर करके चल रहा हूं बेटा, किसी भी जब आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना तब आपको बड़ी दिक्कत आती है। आपको 1 मार्क की डेफिनेशन पे 1 मार्क देने का मन सा नहीं करता, पता नहीं क्यों, समझ रहे हो? क्योंकि आप उतना लिख ही नहीं पाते सही से, थोड़ी बहुत इनएप्रोप्रिएसी मतलब कमी सी रहती है कुछ। तो हाइड्राइड्स का सफिक्स क्या होता है? एन रहता है। तो जैसे वाटर, ऑक्सीडेन,
अमोनिया के लिए अजेन, फोस्फेन, प्लम्बेन, बोरेन और मीथेन, ये जनरल टर्म्स है। तो इस हिसाब से वाटर का एक और नाम क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेन। चलो इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना जरूर आप। हाइड्राइड हो गए बिल्कुल।